बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपके साथ डिस्टेंस को डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट की बात कुछ हुई थी और कुछ हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर को हम उसी चैप्टर की कंटिन्यूटी में ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो सब टॉपिक स्टडी करना है, सबसे पहले वो हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को देखते हैं और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये नहीं कि ग्राफ होता क्या चीज़ है ना। लेट से बहुत सारे ग्राफ मैंने बोर्ड पे स्केच किए हैं। लेट से ये एक ग्राफ है। अब देखिए ये डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये इस ग्राफ की शेप बनी है। तो अब सबको आइडिया है कि जब हम लोगों ने इस ग्राफ को प्लॉट किया होगा तो हम लोगों के पास कुछ डाटा होगा। उस डाटा की वैल्यूज़ को डिस्प्लेसमेंट का डाटा भी होगा और टाइम का डाटा भी होगा। उस डाटा की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम प्लॉट करते गए होंगे। लेट से यूँ आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज़ थी, उनका म्यू प्लॉट करते गए होंगे और फिर इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया होगा तो आपका ये एक शेप बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ किस को यूज़ करके बना है? तो ग्राफ बना है किस को यूज़ करके? डेटा को यूज़ करके। तो फिर मैं बात कह सकता हूँ ना कि ग्राफ बेसिकली किसी भी डेटा की पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो देख लें ये जो डाटा है, यहाँ पर आपको डाटा तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो किसी भी डाटा की पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो होती है उस चीज़ को बच्चों हम नाम दे रहे होते हैं ग्राफ का। देखिए यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन मैंने लिखी है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, यानी किसी डाटा की पिक्चर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम ग्राफ्स का नाम देते हैं। अब किसी भी ग्राफ को हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के किसी भी टॉपिक में जब स्टडी करेंगे तो हर ग्राफ के दो मेन फीचर्स होते हैं। एक उस ग्राफ की स्लोप होती है। किसी भी ग्राफ की बच्चों जो स्लोप होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है, यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप को हम tan थीटा लिखते हैं। आप लोगों ने जब कोई भी ग्राफ स्टडी करेंगे बुक में तो आप लोगों ने सबसे पहले दो चीज़ें उसकी स्टडी कर लेनी है कि उस ग्राफ की स्लोप किसकी इक्वल है और उस ग्राफ का एरिया किस चीज़ को शो कर रहा है। तो दो मेन चीज़ें हैं, उस ग्राफ की स्लोप का आपको आइडिया होना चाहिए और दूसरा उस ग्राफ के एरिया का आपको आइडिया होना चाहिए। ज़रा जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चे, अगर आपसे स्लोप पूछता है वो वीटी मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो आप लोगों ने याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। इसी तरह अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी की इक्वल होगी। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह बच्चों अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए मीन एक्सेलरेशन टी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगी ना। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगी। अब ये क्वांटिटी आपकी एफएससी की बुक में नहीं है लेकिन इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नेम्ड एज जर्क। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसका नाम देते हैं? जर्क का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो जर्क की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड क्यूब होगी। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम जर्क का नाम देते हैं और इसकी यूनिट जो बनती है वो मीटर पर सेकंड क्यूब की इक्वल होगी। अब बच्चों हम डिफरेंट ग्राफ्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जनरल सा ग्राफ है। ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये ग्राफ पहले हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी ग्राफ की स्लोप को अंडरस्टैंड करना आ जाए। तो इस ग्राफ से आपको मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा आप लोगों ने उसी को माइंड में रख कर किसी भी ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ के बस आप शेप पे गौर करें। आप लोगों ने याद रखना है जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है। और ये वाला जो आपका सेक्शन चल रहा है यानी ओ से ए तक, यानी ओ से ए तक, ये शेप आप बस माइंड में रखिएगा। जब ये वाली शेप आपको किसी भी जगह पर नज़र आएगी जो ओ से ए तक की शेप है तो आप लोगों ने याद रखना है इस केस में जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी लेकिन वो स्लोप डिक्रीज़ हो रही होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो O से A वाला सेक्शन है, जब आप किसी भी जगह पर ये देखेंगे, इसका मतलब है स्लोप है तो पॉजिटिव, लेकिन जो स्लोप है वो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज़ हो रही है। ये जो A पॉइंट होगा, इस A पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट असल में स्लोप को शो करता है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है पॉइंट A के ऊपर, अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन कभी ड्रॉ होती हुई नज़र आएगी तो उसके बारे में आप लोगों ने याद ही रखना है कि इस केस में इसकी स्लोप ज़ीरो होगी। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसके बाद बच्चे आप लोगों ने ग्राफ का ये वाला सेक्शन देखें। अगर आपको किसी ग्राफ की शेप इस तरह की नज़र आती है, जो A से B तक आपको शेप नज़र आ रही है, इस शेप के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस के अंदर जो स्लोप होगी, ये जो ग्राफ की शेप है, इस केस में स्लोप होगी तो नेगेटिव। यानी A से B तक जो ग्राफ की शेप है, इस केस में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन जो स्लोप है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही। आप लोगों ने याद रखना है स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आप अपने माइंड में इस इमेज को फिट करें। रिपीट कर देता हूँ, O पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम, ग्राफ का ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है O से तक, जब भी कहीं ऐसी शेप देखेंगे, ये शेप अभी हम देखेंगे तो हम अप्लाई भी करेंगे इन चीज़ों को, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल वे से बस आइडिया हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा आप इसको सही तरह ऑब्ज़र्व करें, जस्ट शेप को अंडरस्टैंड करके। O से A तक इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीज़ हो रही है। A पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो लाइन ही असल में टेंजेंट होता है ना, तो इस पॉइंट ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इसकी स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। यानी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप बच्चों याद रखना है ज़ीरो होगी। ये जो सेक्शन है A से B तक, इस सेक्शन की स्लोप नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन साथ में क्या है, इंक्रीजिंग है। अब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी। देखिए बच्चे, सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे अब ज़रा ये बताओ, इस ग्राफ की ये जो आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की हुई है, इस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें पता है किसकी इक्वल होती है, स्लोप tan थीटा होता है, तो tan थीटा इसका वेलोसिटी की इक्वल होगा। अब मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये लाइन है बेसिकली इसके साथ मैच करती है, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर इसकी स्लोप ज़ीरो है तो स्लोप हम tan थीटा को कह रहे हैं, तो इस ग्राफ में वेलोसिटी फिर किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि ये वाला जो ग्राफ है, इस ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप ज़ीरो होने की वजह से स्लोप किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी इस केस में क्या होगी बच्चों, ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि बॉडी किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। तो पहली बच्चे आप लोगों ने बात क्या याद रखनी, इसकी स्लोप यानी वेलोसिटी ज़ीरो है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, रेस्ट को भी शो कर रहा है। और तीसरा एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि अगर बच्चे बॉडी रेस्ट में है तो अगर कभी इस ग्राफ का एक्सेलरेशन पूछे तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो तीन बातें होगी, स्लोप ज़ीरो क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी बात ये कि इसकी वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, ज़ीरो होगी, और तीसरी बात ये कि बॉडी की स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में, और अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल होगा। इसको ज़रा देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे भी ज़रा गौर करें, इस ग्राफ और इस ग्राफ की शेप में कोई फ़र्क नहीं है, शेप तो बिल्कुल एक जैसी है। अगर इस केस में स्लोप ज़ीरो थी तो इस ग्राफ की भी स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अब ज़रा गौर करते हैं, इस ग्राफ की भी स्लोप क्या आ रही, ज़ीरो। अब बच्चों देखना ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसकी इक्वल है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप तो किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की इक्वल है। इट मीन्स कि ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है। ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा था वेलोसिटी ज़ीरो है, इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन, स्लोप ज़ीरो का ये ग्राफ है, तो इट मीन्स कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है। दूसरा, अगर आप इस ग्राफ पे ज़रा गौर करें तो इस ग्राफ से हमें बात क्लियर हो रही है कि टाइम जैसे जैसे पास कर रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किसी भी सेंस में चेंज नहीं हो रही, यानी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं ये ग्राफ ये भी शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, या आप इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, और सेकेंडली इस केस में भी एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। दोबारा बच्चे इस ग्राफ पे वापस आते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ सम कुछ एंगल यहाँ पर लेट से थीटा बना रहा है, और हमें ये बात पता है कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो tan थीटा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का tan थीटा v की इक्वल है जो कि वेलोसिटी है। अब बच्चों अब ये सोचो
कि क्या इस लाइन के अलॉन्ग ये थीटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ज़रा खुद सोचें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अब बच्चों खुद सोचो, अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो क्या इसकी स्लोप चेंज होगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्लोप चेंज नहीं होगी। और इसकी स्लोप किसको बता रही है? वेलोसिटी को बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसका थीटा चेंज नहीं हो रहा, थीटा कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी नहीं है, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगी। और स्लोप किसको शो कर रही है? वेलोसिटी को। तो इस केस में बच्चों वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ भी शो कर रहा है किसको? कांस्टेंट वेलोसिटी को, और ये वाला ग्राफ भी शो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को। दोनों की शेप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो वीटी ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और ऑलरेडी हमें पता है कि अगर v कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि पहले तीनों ग्राफ जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तीनों में एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ रहा है? ज़ीरो की इक्वल आ रहा है। इस ग्राफ की तरफ बच्चों आते हैं, यहाँ पर भी एंगल आप देख लें कांस्टेंट है, और इस ग्राफ की जो स्लोप यानी टेन थीटा जो है, स्लोप भी लिख सकता हूँ, स्लोप जो कि टेन थीटा है वो किसकी इक्वल होगा? एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर वही पुरानी बात पहले वाली, थीटा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप किसको बता रही है? एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कह देते हैं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट किसका ग्राफ है? एक्सेलरेशन का ग्राफ है। मीन इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आपको बड़ा क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा होगा। देखो बच्चों, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये वेलोसिटी की वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी तो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस से हम बोलेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बच्चे यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बस चीज़ें आप लोगों ने इस ग्राफ के बारे में याद रखनी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बच्चे मैंने कुछ मिक्स किस्म के ग्राफ बनाए हैं। इन ग्राफ्स में ज़रा देखें, 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बने हुए हैं। इस सेंटर लाइन को देखें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन तो इसके साथ मैच करती है। इसको तभी हम स्टडी कर चुके हैं कि इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये सेंट्रल वाली लाइन तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों देखना है कि ये जो ग्राफ की शेप है, ये शेप क्या शो कर रही है? इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रही है या डिक्रीजिंग स्लोप को शो कर रही है? तो आज शुरू में मैंने आपको क्या याद करवाया था, इसकी ये वाली जो शेप है इस ओ ए पोर्शन के साथ मैच नहीं कर रही। ज़रा गौर से देखें, ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो शेप है इस ओ ए शेप के साथ मैच कर रही है। अगर इसके साथ मैच कर रही है तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था? इस केस में स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन है स्लोप कौन सी? पॉजिटिव है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्राफ का ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये सेक्शन शो कर रहा है कि इसकी जो स्लोप है, जो कि हम टेन थीटा कहते हैं इसको, और टेन थीटा इसके किसकी इक्वल होगा? v की इक्वल होगा ना, जो कि वेलोसिटी है। तो अब आपकी ये वाली शेप मेमोराइज आप लोगों ने कर लेनी, इस सेक्शन के साथ मैच कर रही है। तो इस सेक्शन में बच्चों जो स्लोप है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और स्लोप किसको बता रहा है? वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी भी इस केस में क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यही वजह है कि मैंने आपके लिए लिखा है कि ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। बस आप लोगों ने इस कंसेप्ट को इस डायग्राम की मदद से याद रखना है। अच्छा, अब बच्चों ये सोचो कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत अर्ली ग्रेड में बात पढ़ी थी कि जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अब ज़रा देखो, यहाँ पर वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी की डिक्रीज़ फिर रिपीट करो, हम लोगों ने स्लोप से गेस की है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। इस ग्राफ की बच्चों शेप की बात करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि ये देखें, ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे के साथ सिमिलर है या अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है ये ना। देखिए, इसकी ये वाली शेप है और ये बिल्कुल उसके अपोजिट बिहेवियर है। अगर अपोजिट बिहेवियर है तो ये वाली जो शेप है, अगर बच्चे किसको शो कर रही है? स्लोप डिक्रीज़ को शो कर रही है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसको शो करना चाहिए? से
ये ग्राफ ये शो करेगा स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। अगर इस शेप में स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और अभी आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं जल्दी से। वही सेम शेप्स हैं, इनको आप जल्दी से रिवाइज करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही शेप है। ये तो भी आपको मैंने बात बताई है कि ये जो शेप है क्या कर रही है, जो स्लोप को इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़, ये चीज़ शो कर रही है स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। तो अब आप लोगों ने पहली बात याद रखनी है कि ये जो शेप है ये तो इसके साथ मैच करती है। तो ये शेप ये शो करेगी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन हर ग्राफ की स्लोप डिफरेंट होती है। इसकी स्लोप आपको वेलोसिटी बता रही थी, तो इसकी स्लोप वेलोसिटी नहीं बता रही, हमने पढ़ा है इसकी स्लोप एक्सेलरेशन बता रही है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। अब बच्चों ये देखना है कि एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अभी मैंने आपको बात ये बताई है कि आप सिर्फ ये सोचें कि अगर हम इसकी स्लोप की बात करते हैं, अगर हम इसकी स्लोप को डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है। इसकी स्लोप अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसकी स्लोप किसके बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में। स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप किसके बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस केस में जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा पॉइंट अब ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। वो डिसाइड किसने करना है, स्लोप ही ने डिसाइड करना है। स्लोप ने कैसे डिसाइड करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। तो आप ज़रा ये देखें कि ये जो शेप है, इसी शेप को डिस्कस कर रहे हैं ना। इस शेप में स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप बच्चों शो किसको कर रही है, एक्सेलरेशन को शो कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया। अब देखना है ये कि वेलोसिटी क्या होगी। मुझे सिर्फ ये बताएं, इस ग्राफ को आप ज़रा रीड करें। जैसे सब इस तरफ जा रहे हैं, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, देख रहे हैं टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, साथ साथ वेलोसिटी भी तो क्या हो रही है, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो टाइम के इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम बोलेंगे इस केस में वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यहाँ पर भी मैंने बताया था वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये वाली स्ट्रेट लाइन थी और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही थी। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की जो इंक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज़ नहीं है, बल्कि वेलोसिटी की जो इंक्रीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो वेरिएबल इंक्रीज़ होगी। कौन सी इंक्रीज़ है, वेरिएबल इंक्रीज़ है। तो इसमें दो कन्फ्यूजन होती हैं, वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाली बात, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इस पॉइंट को क्लियर रखना है। ये ग्राफ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ तो ये वाला है, आप लोगों ने जब भी ग्राफ पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये लाइन है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म कह लें या कांस्टेंट कह लें। और इस केस में आपको बताया था मैंने वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होगी। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, यानी वेलोसिटी इस केस में यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही होगी। इस ग्राफ को ज़रा बच्चे जल्दी से देखो, देखो इसकी शेप और इसकी शेप मैच करती है ना। तो जो बात इसके बारे में स्लोप के लिए की थी वो इसके लिए जो की थी यहाँ पर भी बात सेम होगी। तो इसका आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। इसके नीचे भी लिख लो बस कि ये जो ग्राफ अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस ग्राफ की भी स्लोप जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और स्लोप इसका किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन को। अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी को अगर आप देखते तो मुझे ये बताओ, अगर आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होना नहीं समझ आता ना ग्राफ से, यानी स्लोप से आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसका एक आसान तरीका भी है। यानी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना अगर आपको क्लियर नहीं होता तो उसका स्लोप से, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप वेलोसिटी से उसको चेक कर लें। वेलोसिटी से कैसे चेक कर लें कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। दोनों तरह से आपको बात पता होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों को स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्फ्यूजन होती है, तो वो स्लोप की बजाय कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर लें, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी ना पहले केस में, तो देखें एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आप लोगों का आया ना। अब इस केस में मुझे बताएं कि स्लोप क्या हो रही है,
इंक्रीज़ हो रही है, और इस ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब एक्सेलरेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है वो देखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो बच्चों देखो इस केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में भी जो वेलोसिटी है वो कौन सी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यही वजह है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब यहाँ से भी याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस शेप में स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। स्लोप के इंक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। दोबारा बच्चे मैंने कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किए हैं। इन ग्राफ्स को आप लोगों ने थोड़ा जल्दी से अब अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये वाली जो शेप है ना आप लोगों के पास, ये जो आपको शेप शो हो रही है, ये शेप आप लोगों ने याद रखना है इंक्रीजिंग स्लोप को शो करती है। यानी ये जो शेप है वो कौन सी, स्लोप में इंक्रीज़ की शेप है। ये जो ऊपर से नीचे शेप आ रही है ये स्लोप में इंक्रीज़ है, और ये जो शेप है ना, ये जो इस टाइप की शेप आपको नज़र आती है, ये शेप शो करती है स्लोप में डिक्रीज़ को। ये वाली शेप आपको बताइए स्लोप इंक्रीज़ होने की शेप है, और ये वाली जो शेप है वो स्लोप में डिक्रीज़ होने की शेप है। अब बच्चों पहली बात ये डिसाइड करते हैं वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। और ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इस केस में जो स्लोप है वो क्या होगी, कांस्टेंट स्लोप है ना, यानी इसका तो इशू ख़त्म हो गया कि इस केस में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, कि लाइन क्या है, स्ट्रेट है। अब बच्चे पहली बात जो आप लोगों ने पढ़नी, आप लोगों ने इस शेप के बारे में क्या पढ़ा कि इस केस में इंक्रीजिंग स्लोप है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में। अगर इस केस में स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। दिस ग्राफ शोज इंक्रीज इन स्लोप, स्लोप वीटी ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखना ये है एक्सेलरेशन इंक्रीज तो स्लोप से समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। कौन डिसाइड करेगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है इस केस में वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी को देखते हैं। देखिए जैसे इस ग्राफ पे फोकस रखना है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, पहले ये वेलोसिटी थी, फिर ये वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी। तो ज़रा सोचो टाइम के इंक्रीज़ होने से वेलोसिटी का ग्राफ नीचे आ रहा है। वेलोसिटी का ग्राफ नीचे आने का मतलब ये है कि वेलोसिटी पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अब बच्चों अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है इस केस में, इट मीन्स कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बताया डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑलवेज शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक। ये ग्राफ तो सिंपल है। इस ग्राफ में हम बोल रहे हैं स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वही दोबारा बात देखें कि इस केस में भी टाइम के इंक्रीज़ होने से ग्राफ नीचे आ रहा है, मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ना सेंटर वाला जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन वेलोसिटी में जो डिक्रीज़ आ रही है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ इसमें भी थी लेकिन इसमें वेरिएबल डिक्रीज़ है। इसमें जो डिक्रीज़ है वो वेरिएबल डिक्रीज़ है, इसमें भी डिक्रीज़ है लेकिन वो कौन सी है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एक्सेलरेशन के साथ माइनस आ रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन फिर आप लोगों का बच्चों नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आते हैं ना उन सब में वेलोसिटी डिक्रीज़ ही होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। आसानी के लिए बोल रहा हूँ, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और जो सारे ग्राफ ऊपर जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, उन सारों में वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इस ग्राफ को ज़रा देखें। इस ग्राफ में बच्चों देखें स्लोप तो डिक्रीज़ हो रही है, हमने याद किया था। इस ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। तो देखिए इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ग्राफ जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एक्सेलरेशन का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चंद बेसिक सी बातें
जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी ग्राफ के यही पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। एक और छोटा सा ग्राफ देखें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एस इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्टेंस, एस मैंने सिंबल डिस्टेंस के लिए यूज़ की है और डी डिस्प्लेसमेंट है। असल में इस केस में भी स्लोप नेगेटिव है और इस केस में भी स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, यही ग्राफ है ना, स्लोप नेगेटिव है। आप लोगों ने बच्चे बात ये याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप जब नेगेटिव होती है ना, वो पॉसिबल है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप पॉसिबल होती है। लेकिन याद ही रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी इस केस में स्लोप नेगेटिव आ रही है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी इस केस में स्लोप नेगेटिव आ रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव नहीं होती। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। दूसरा, अगर कभी पेपर में आपके ग्राफ बने हुए आ जाते हैं और वो पूछते हैं इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है, तो यूजुअली ये वाला ग्राफ बना हुआ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें पता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव नहीं होती। स्लोप नेगेटिव ना होने की फिजिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपको पता है ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इसके मैं फिजिकल मीनिंग आपको बताऊं तो ये जो ग्राफ में स्लोप नेगेटिव हो रही है, ये स्लोप नेगेटिव के फिजिकल मीनिंग ये बनते हैं कि ये उस बॉडी के रिवर्स जर्नी को शो कर रहा है। ये उस बॉडी की किसको शो कर रहा है? रिवर्स जर्नी को शो कर रहा है। हमें पता है कि अगर एक बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके गया है तो जब वो वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा ना। यानी जब बॉडी फॉरवर्ड गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब वो वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। लेकिन जो डिस्टेंस है वो रिवर्स जर्नी में भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिवर्स जर्नी का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट रिवर्स जर्नी में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो या बैकवर्ड डायरेक्शन हो, डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आखिरी बात इस ग्राफ की याद रखिएगा, एक तो आप लोगों ने स्लोप के साथ साथ दूसरी चीज़ हर ग्राफ का एरिया भी याद करना है। और एरिया ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। एरिया अगर आपसे पूछता है बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आपका बनेगा वो आपके इक्वल होगा डिस्टेंस कह लें, या अगर उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर आपसे स्पीड टाइम ग्राफ की बात करता है तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस की इक्वल होगा। एक तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने लिखी है कि एरिया अंडर डी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है जिसकी यूनिट मीटर सेकंड हो। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किस चीज़ की बात हो रही? एरिया ऑफ डी ग्राफ किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल है जिसकी यूनिट क्या हो? मीटर सेकंड हो। और हम फिजिक्स में मोस्ट कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी तक पढ़ते हैं उनमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है वो मीटर सेकंड नहीं है। तब अगर आपका कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसकी इक्वल होगा, तो आप बच्चे उसके ऑप्शन में फिर क्या चूज़ करोगे? आप नन ऑफ दीज ही चूज़ करोगे। नन ऑफ दीज का मतलब यह है कि अभी तक वो किसी कॉमन फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं है। ज़ाहिर उसने ऑप्शन में कुछ नाम लिखे होंगे, वो तो सारी कॉमन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो उनमें किसी की इक्वल भी ये नहीं बनता। तो अगर आपका कभी एमसीक्यूज आता है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे? नन चूज़ करेंगे। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की यूनिट आप बताएं, तो यूनिट आप लोगों ने याद रखना है मीटर इंटू सेकंड होती है। इस तरह आखिरी बात है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर पूछता है, यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आप लोगों ने याद रखना है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा दैट इज़ इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल होगा। बस ये चंद कॉमन बातें हैं जो आप लोगों ने ग्राफ्स के लिए याद रखनी है। और लास्ट बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने आपको हिंट दिया है ना, स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव होने वाला, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको ये हिंट याद रहता है तो आप किसी भी ग्राफ की इसकी मदद से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आपके एमसीक्यूज़ किस तरह के बन सकते हैं। छोटा सा एमसीक्यूज़ मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है। ये ग्राफ की एक शेप मैंने ड्रॉ की है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, ओ से है, ए से बी है, देन बी से सी है, देन सी से डी है। और क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड ये बनाया है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर एक्सेलरेशन। यानी आप लोगों ने इसमें से
करेक्ट ग्राफ बताना है जो किसके लिए करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन के लिए करेक्ट होगा। तो अब ज़रा इस ग्राफ को देखें जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा लिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। देखिए ओ से तक ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ओ से तक हमें पता है ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ए से बी तक देखें, आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ए से बी तक लाइन ये शो करती है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है बॉडी किस में, रेस्ट में है, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब ये ज़रा शेप देखें, देखिए मैंने आपको दो शेप याद करवाई थी, एक अपवर्ड शेप बेंड हो रही थी और एक डाउनवर्ड शेप बेंड हो रही थी। ये जो शेप है बच्चे किधर बेंड हो रही है, अपवर्ड बेंड हो रही है। अगर अपवर्ड बेंड हो रही है तो इसका मतलब है इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो आपको बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये वही पुरानी शेप है, इस केस में शेप जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, लेकिन इसकी बेंडिंग राइजिंग नहीं है, ये बेंड डाउनवर्ड थोड़ा सा शो हो रहा है। तो इसके बारे में बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज इन स्लोप का होगा। ये वाला जो है वो इंक्रीज इन स्लोप है और ये वाला जो ग्राफ है वो डिक्रीज इन स्लोप है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। अगर यहाँ स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों ग्राफ इस ग्राफ के दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तो भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्सेलरेशन के लिए पूछा है ना, लेकिन यही सेम क्वेश्चन जो है आपका वेलोसिटी के लिए भी आ सकता है। तो वेलोसिटी के लिए अगर लिखा होगा तो आप क्या चूज़ करेंगे, शुरू में v कांस्टेंट, फिर v क्या होगा, रेस्ट का मतलब v ज़ीरो है, फिर आप चूज़ करेंगे v इंक्रीज़ हो रहा है, और देन आप चूज़ करेंगे v की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो क्वेश्चन उसका ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर एक्सेलरेशन। तो ये आप लोगों ने ऑप्शन एक्सेलरेशन के लिए बताने हैं। देखिए एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो शुरू में आप चूज़ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ऐसा को ऑप्शन चूज़ करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, ज़ीरो देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन आपका इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और छोटा सा एक्सक्यूज मैंने लिखा है, ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। बच्चों वर्टिकली का जब वर्ड यूज़ होता है तो वर्टिकल मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन होती है। वन डायमेंशन के लिए हम वर्टिकली अपवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन उसका ये है कि बॉडी अलर्ट से बॉल आपके पास, आप उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं वन डायमेंशन मोशन में। तो क्वेश्चन उसका ये कि जब बॉडी को आप लोगों ने वन डायमेंशन मोशन में थ्रो किया है, यानी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो उसके टू ग्राफ्स आपसे एमसीक्यूज में पूछता है। ये भी पूछ सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें, और ये भी कह सकता है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ आप तब इजीली प्लॉट कर सकते हैं जब आपको उसका सेंस ऑफ मोशन आप अंडरस्टैंड कर लें, तो जल्दी से सीखते हैं कि उसका सेंस ऑफ मोशन कैसा होगा। देखिए बच्चों जब आप लोगों ने बॉडी को थ्रो किया है ना, तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे से बॉडी अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जाने से क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और टॉप पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवर्ड जर्नी है इसमें शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और देन वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप इस ग्राफ से ज़रा देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यूँ समझे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज़ हो रही है, और इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यूँ समझिए ये जो ये वाला पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, पीक को शो कर रहा है। अब उसके बाद इस बॉडी का रिवर्स जर्नी स्टार्ट होगा, उसको मैंने साइड पे शो किया हुआ है। अब जैसे इसका रिवर्स जर्नी स्टार्ट होगा तो रिवर्स जर्नी का मतलब ये है कि अब तो बॉडी अलोंग द ग्रेविटी आ रहा है। अलोंग द ग्रेविटी आने की वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज़ करेगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और बॉटम पर आकर दोबारा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इशू ये हुआ है कि ये अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो क्या हुई है, चेंज हुई है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का साइन आप लोगों ने पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी के साइन हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे, और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो करेगा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये ज़रा देखें, इससे ऑनवर्ड जो पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है, इस पोर्शन में ये आपका अगर ज़ीरो है, इधर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इधर नेगेटिव होंगी। तो इस केस में अब ये ना सोचें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, ये वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इन अपोजिट
डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इसी जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये उसका ग्राफ जो शो हो रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो एक अच्छा एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने दोनों ग्राफ्स को माइंड में रखना है। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसकी चंद इन्फॉर्मेशन हम जल्दी से शेयर करते हैं। पहली बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, न्यूटन ने अपने लॉज अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में पब्लिश किए थे। यानी प्रिंसिपिया उसकी बुक का नाम है, जिसमें न्यूटन ने अपने लॉज पब्लिश किए 1687 में किए। और इन लॉज को हम एम्पिरिकल लॉज भी कहते हैं। यानी दीज लॉज आर आल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल लॉज। लॉज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिससे आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में शायद वर्ड स्टैटिस्टिकल लॉज भी सुना होगा। तो ये जो लॉ है ये स्टैटिस्टिकल लॉ नहीं है। अगर एमसीक्यूज आता है तो आप लोगों ने याद रखना है ये एम्पिरिकल लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए थे। अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 हैं। इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। आए आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट एमसीक्यूज आता है और जो अक्सर बच्चे रॉन्ग करते हैं, जब आता है ना विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, तो बच्चे हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज आ जाए विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, तो बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन नहीं करता, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। इस लॉ को आपको याद है हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। और अगर इस लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो हम कैसे लिखेंगे, सुने बात ज़रा ध्यान से। देखिए फर्स्ट लॉ की हम स्टेटमेंट क्या करते हैं, ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। मीन रेस्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और इसकी डेफिनेट स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट क्या है, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन, ए मूविंग बॉडी कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। मीन बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और यूनिफॉर्म मोशन में भी तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और यूनिफॉर्म मोशन में कब अपनी वो मोशन को कंटिन्यू रखेगा यूनिफॉर्म को, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मीन जब फोर्स क्या होगी, 0 होगी, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो जो उसकी स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट से हम इस न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते हैं। बहुत अच्छा एमसीक्यूज है, एंट्रेंस यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है कि आपसे जब पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने चूज़ करना है व्हेन F = 0 देन A = 0। और दूसरा इसका अच्छा एमसीक्यूज आपको बताया, ये बहुत कॉमन सी बात है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड लॉ के एमसीक्यूज देखते हैं। पहली बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बच्चों डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को। मीन वो फोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा, वो किसको डिफाइन कर रहा है, एक्सेलरेशन को। जल्दी से समझते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। देखिए मैंने आपके सामने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके लिए लिखी है। क्या मैथमेटिकल फॉर्म सेकंड लॉ की, ए और एफ का डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्सेलरेशन का और मास का इनवर्स रिलेशन है। एफ यहाँ पर फोर्स है। खुद सोचो आप ज़रा खुद आप एनालिसिस करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन रिपीट हो रहा है ना, तो ये लॉ को एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहिए, नाइदर के हमें ये कहना चाहिए फोर्स को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि इस लॉ में दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स को डिफाइन नहीं किया, बल्कि किसको बच्चों डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप याद कर लें, F = ma होती है। और फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो न्यूटन के लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछे न्यूटन के लॉज में से मोर बेसिक लॉ कौन सा है, तो फर्स्ट लॉ मोर बेसिक लॉ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसको बेसिक लॉ कह देते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए कि न्यूटन के लॉज में से मोर बेसिक लॉ कौन सा है, तो मोर बेसिक लॉ बच्चों कौन सा, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम बोलते हैं कौन सा लॉ है, मोर बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ इसको कहते क्यों है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इस लॉ को यूज़ करके हम फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं और हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। इस रीज़न की बेस पे हम ये कहते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोर बेसिक लॉ है। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज कि आप ये बताएं कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जिसको यूज़ करके आप बाकी 2 लॉज को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी आपको कौन सा बताया, सेकंड लॉ जो है उसको यूज़ करके हम बाकी 2 लॉज को ड्राइव कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ जो है उसी को हम बोलते हैं वो मोर बेसिक लॉ है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक दो और बातें, ये बातें भी न्यूटन सेकंड लॉ के साथ ही आप लोगों ने याद करनी है
न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में एक बात ये भी याद रखनी कि न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन करता है यूनिट ऑफ फोर्स को। आप सबको याद है कि यूनिट ऑफ फोर्स बच्चों क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसकी सिंबल हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका ये एम्स की जाता है ना, किस लॉ की मदद से, कौन सा लॉ जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेगा, तो वो सेकंड लॉ जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स यानी न्यूटन को डिफाइन करता है। एक और इसका बड़ा अच्छा एमसीक्यूज कि आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि न्यूटन के लॉज में से कौन सा लॉ फोर्स को मेजर करता है। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं। डिफाइन तो फर्स्ट लॉ कर रहा है, लेकिन अगर हम मेजर की बात करेंगे तो मेजर फर्स्ट लॉ नहीं कर रहा, मेजर हम फोर्स को करते हैं न्यूटन के किस लॉ से, सेकंड लॉ की मदद से, और बाय यूजिंग द इक्वेशन F = ma। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ के बारे में बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट आप सबको याद है। हम ये कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन। बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसी को हम बोलते हैं कि न्यूटन का, इसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, देखें ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है और ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों जो फोर्सेस हैं, दीज 2 फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। और हमें पता है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हम कह सकते हैं कि दीज 2 फोर्सेस कैंसल और बैलेंस ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी या बैलेंस कर देंगी। लेकिन बच्चों जो काम की बात समझने वाली वो ये है, आप लोगों ने याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन भी जो हैं वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। जिस तरह ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड अपोजिट इन क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। लेकिन उनके बारे में याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। अब ये बात बड़े काम की, इसको ज़रा सीख लें, नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, लेकिन उसी टाइम में मैं कह रहा हूँ कि एक्शन और रिएक्शन भी बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। लेकिन उनका जब एमसीक्यूज आएगा तो आप क्या बोलोगे, कैन नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। ऐसा क्यों है? उसकी बच्चों जो मेजर रीज़न है वो ये है कि 2 फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को उस वक्त कैंसिल करेंगी जब वो दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। देखें जिस तरह ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई होते हैं या डिफरेंट बॉडीज़ पर हैं। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है आपके लिए। देखिए यूँ समझ, मेरे सामने वॉल है और आप लोगों ने इस वॉल की तरफ एक बॉल को थ्रो की है। अब जब ये बॉल जाकर वॉल के ऊपर हिट करेगी तो ये वाली बॉल जो है, ये इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन है। इसका मतलब कि एक्शन किसके ऊपर लग रहा है, वॉल के ऊपर। अब वॉल जो है वो इस बॉल पर भी फोर्स लगाएगी, तो रिएक्शन किस पर लग रहा है, फिर बॉल के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक्शन वॉल के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन बॉल के ऊपर हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं। तो फिर एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दे नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखना है कि ये फोर्सेस सब कैंसिल करती हैं जब सेम बॉडी पर एक्ट करें। ये एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस इसलिए नहीं करते कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। और आखिरी बात इसकी ये याद रखनी है कि न्यूटन अपने थर्ड लॉ में ये बताता है कि जब एक्शन होगा तो उसके साथ क्या होगा, मस्ट उसका रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि आइसोलेटेड फोर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर ये आपसे बात पूछता है ना कि कौन सी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं आइसोलेटेड फोर्स नॉट एग्जिस्ट। और ये हमें कौन सा लॉ बता रहा है, ये हमें बता रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में ना, कि मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम के बारे में एक फेमस लाइन जो हम अक्सर सुनते हैं, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है। आपके लिए मैंने पॉइंट बोर्ड पे भी लिखे हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। इन जब बॉडी मूव करता है तो उस मोशन की वजह से उसके पास जो क्वांटिटी होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। दूसरी इसके बारे में आप लोगों ने वर्ड याद रखना है कि एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और तीसरा वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है कि सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक सिंपल प्रोडक्ट भी होता है। सिंपल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, सिंपल प्रोडक्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी को
अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करें तो फिर भी बच्चों आंसर वेक्टर ही आता है। क्या मैंने बताया, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड करें तो आंसर वेक्टर ही आता है। इसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में जो दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड होती हैं वो दोनों वेक्टर होती हैं, लेकिन आंसर स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो दोनों मल्टीप्लाइड होती हैं दोनों वेक्टर होती हैं, लेकिन आंसर भी वेक्टर ही होता है। देखिए ये तो फिर उनसे डिफरेंट है। इसमें जो मल्टीप्लाइड हो रही है एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाइड हो रहा है और आंसर भी आपके पास वेक्टर ही आ रहा है। तो अब ज़रा इस मोमेंटम को देखते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ज़रा इस पे गौर करें, मोमेंटम का जो फार्मूला है इसमें मास को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाइड करें तो इस प्रोडक्ट को हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है कि मोमेंटम है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया, हमें ये आइडिया हो गया कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके कुछ छोटे से एमसीक्यूज देख लेते हैं। वेक्टर के ही एमसीक्यूज देखते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे रिलेटेड इसके कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक बहुत फेमस एमसीक्यूज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। उसमें मुझे पूछा है कि कैलकुलेट डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम बताएं। किसका चेंज इन मोमेंटम बताना है, इसको ज़रा गौर करें। ये एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है, इस बॉडी की मास m है। लिखा है कैलकुलेट डेल्टा पी एट द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल पे आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम बताना है। और साथ ये भी ऐड करें कि बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड v। ये भी इसकी स्टेटमेंट में लफ्ज़ ऐड कर लें, थोड़ी मिसिंग स्टेटमेंट है कि बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। किसके साथ, v कांस्टेंट स्पीड से बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है। और क्वेश्चन उसका ये कि अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल लफ्ज़ लिखा हुआ है, अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब इस एंड पे और इस एंड पे जब बॉडी पहुंचेगा तो उस वक्त आप लोगों ने इसका डेल्टा पी बताना है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है कि बॉडी जो मूव कर रहा है वो किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बच्चों मूव कर रहा है। देखिए स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बॉडी मूव करता रहेगा, अगर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज डेफिनेटली नहीं होगी और डायरेक्शन तो उसकी होती ही नहीं है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेट से अपवर्ड है तो यहाँ पर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ना फिर, यानी यहाँ पर अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि स्पीड तो दोनों तरफ सेम है, तो फिर इधर माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन इस वजह से लगा रहे हैं कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, ये अगर अपवर्ड है तो ये 2 डायमेंशन में किधर होगी, डाउनवर्ड है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से इसके साथ माइनस साइन आया है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि डेल्टा पी बताएं। डेल्टा पी बच्चों आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, यानी पी एफ माइनस पी आई होगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल देखिए मास m है, वेलोसिटी माइनस v है, मोमेंटम कैसे आता है, m को v से मल्टीप्लाइड करें तो m को जब माइनस v से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस एम वी हो जाएगी। तो पी एफ यहाँ से जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम वी होगा। यहाँ पर आप लोगों ने माइनस का साइन लगा देना है। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम किसकी इक्वल है, m इंटू वी है, तो m इंटू वी हो गया। असल में बच्चों से जल्दी में गलती ये होती है कि वो ये समझते हैं इधर मोमेंटम पॉजिटिव होगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होगा, तो चेंज इन मोमेंटम का आंसर वो नल वेक्टर या ज़ीरो चूज़ कर लेते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी। आप लोगों ने प्रॉपर इस मैकेनिज़्म अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब ये भी माइनस एम वी हो गया, ये भी माइनस एम वी है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो माइनस 2 mv होगा। बस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने ये जो मोमेंटम है उसकी वेक्टर फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में भी रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और एमसीक्यू देखते हैं। देखिए सपोज करें ये बॉल है और ये आपके पास कोई बॉल है। आप लोगों ने इस बॉल को इस वॉल की तरफ थ्रो किया है और ये बॉल उस वॉल के ऊपर जाकर हिट कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ। अब हम ये क्वेश्चन में बात मेंशन है कि इस बॉल का इस वॉल के साथ जो कुलियन है वो इलास्टिक कुलियन है, और आपको मुझे पता है कि इलास्टिक कुलियन में वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती, यानी मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस कुलियन की वजह से हमें ये तो पता है वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये तो बच्चों आपको आइडिया हो रहा है ना कि वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है,
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अब हम लोगों ने क्यों कहा है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट क्या गिवन है, इलास्टिक कुलियन है, और इलास्टिक कुलियन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसमें बॉडी की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती। अगर उसने हिट किया विद वेलोसिटी v से तो बाउंस बैक होगा विद वेलोसिटी किसके साथ, -v के साथ बाउंस बैक होगा। इस केस में भी अगर आपका सेम क्वेश्चन आ जाए कि इस केस में भी आप चेंज इन मोमेंटम बताएं, इन्हें आपसे पूछते हैं आप डेल्टा पी बताएं, तो इस केस में आप डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो इस केस में जब फाइनल निकालोगे तो m को -v से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी -mv माइनस ये फार्मूला का, और इनिशियल मोमेंटम mv करोगे तो दोबारा आंसर -2mv ही होगा। इट मीन कि इस सिचुएशन का आंसर भी चेंज इन मोमेंटम -2mv है और इस सिचुएशन का भी चेंज इन मोमेंटम -2mv है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके वेक्टर होने के किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब अच्छा हम काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के कंबाइंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी बात काइनेटिक एनर्जी पे कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप सबको याद है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, कि किसी भी बॉडी के पास वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बहुत फेमस मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। m जो मास है, v यहाँ पर स्पीड है। ये जो v² बच्चों लिखा हुआ है, इस v² को मैं लिख सकता हूँ v.v। और अब आप ज़रा देखिए ये mv लिखा हुआ है, इस v² को v.v मैंने लिख दी है। इस mv को अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि mv को हम क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। तो इस mv की जगह पर मैंने नीचे p लिख दी है, ये mv की जगह पर p हो गया, ये डॉट उसी तरह और v, तीनों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये ड्रॉ हो जाता है। अब अगर आपका एमसीक्यू आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, क्योंकि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। और जितनी भी चीज़ें स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट होती हैं वो सारी कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। तो दो बातें होंगी, काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरी बात आपको क्या बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खुद कौन सी क्वांटिटी होगी, फिर स्केलर क्वांटिटी होगी। एक और फार्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी p²/2m, ये कहाँ से आ गया, ये बड़ा समझना आसान है बच्चों। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को आप m से मल्टीप्लाइड भी कर दो और m से डिवाइड भी कर दो, नीचे मैंने डिवाइड किया है, m से मल्टीप्लाइड करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आखिरी फार्मूला बनाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने m से मल्टीप्लाइड भी कर दी और डिवाइड भी कर दी, डिवाइड का m हो गया, ऊपर जब m लिखेंगे तो m से मिलकर m² हो जाएगा। अब ज़रा खुद सोचो, ये m² v² को तो हम p² नहीं लिख सकते, ये m² v² को मैंने p² लिख दी है, नीचे वही 2m हो गया। तो इसी फार्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात होगी कि जो सारे आपके सामने बोर्ड पे फार्मूला लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है कि सारे फार्मूले किस एनर्जी के हैं, काइनेटिक एनर्जी के हैं। अब इन फार्मूला से बहुत अच्छे इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, आप इस पहले फार्मूले को देखो जो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अगर इस फार्मूले पे आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कि इसी फार्मूले को देख के जो सबसे पहला था कि काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन बच्चे अगर आप आखिरी फार्मूला देखें तो आखिरी फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी का और मास का आपस में यहाँ से देखना है कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन भी लिखा है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये इन्वर्स रिलेशन उस वक्त सिर्फ होल्ड करेगा जब बॉडी का p यानी मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बात ध्यान से सुननी है, काइनेटिक एनर्जी और मास के दो रिलेशन हैं, एक में काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, एक में काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन है। अब इन्वर्स रिलेशन तो मैं क्लियर हो गया, हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी कि बॉडी जो है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। ये हिंट है आप लोगों के पास, जब मोमेंटम कांस्टेंट वर्ड यूज़ करेगा तो हमेशा बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन ही होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी और मास का कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में
आपको मोमेंटम कांस्टेंट नहीं गिवन, तो फिर हमेशा आप लोगों ने याद रखना है हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करना है। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ ये फिर जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला का मतलब है हम हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। और नीचे वाला कंडीशनल फार्मूला है। कंडीशनल फार्मूला मैं उसको कहता हूँ जिसकी कंडीशन अगर गिवन होगी तब उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो वाला फार्मूला बच्चों यूज़ नहीं होगा। देखते हैं कि एमसीक्यूज़ मैंने आपके सामने डायग्राम में 3 बॉडीज़ बनाए हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं, तीनों मूव कर रहे हैं। एक की मास 1 किलोग्राम है, एक की मास 2 किलोग्राम है, एक की मास 3 kg है। क्वेश्चन उसके ये है कि सारे बॉडीज़ कर मूव रहे हैं, एरोज शो कर रहे हैं कि मोशन में है। विच बॉडी हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन बच्चों ये है कि इन बॉडीज़ में से किस बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और आगे कंडीशन क्या लगा दी, इफ़ पी कांस्टेंट। अब देखिए कंडीशन लग रही है मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अब आप यूँ सोचो इस बात को कि इस क्वेश्चन में किसका आंसर आप लोगों ने आंसर करना है। आपको बॉडी की मासेस पता है और आपसे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। मीन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को मास से लिंक करना है, और काइनेटिक एनर्जी मास से 2 फार्मूला के थ्रू लिंक हो रही है। अब देखना ये कि हम डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करेंगे या इन्वर्स से करेंगे। तो कंडीशन मुझे बताएं क्वेश्चन में गिवन एंड इफ़ पी कांस्टेंट। और बच्चों अगर पी कांस्टेंट गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन यूज़ होगा। इट मीन्स कि जिस बॉडी की मास सबसे कम होगी, पी कांस्टेंट गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिस बॉडी की फिर मास सबसे कम होगी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए इन तीनों में से सबसे मास किसकी कम है, 1 kg वाले की, इसको हम m1 कह देते हैं। ये बच्चों m2 है, ये m3 है। तो m1 जो है जिसकी मास 1 kg है, उसकी मास अगर सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन आपका अल्फा ऑप्शन बनेगा। दोबारा इसी एमसीक्यूज़ को देखते हैं। बच्चों यूँ सोचो कि अगर क्वेश्चन में ये पी कांस्टेंट सपोज करें गिवन ही नहीं है, सिर्फ इतना सा सवाल है कि बॉडीज़ हैं, सारे मोशन में है, मासेस गिवन है, और ये पूछा गया है विच बॉडी हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी इफ़ वाली कंडीशन नहीं गिवन। तो अब मुझे बताओ अब इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या अब भी अल्फ़ा होगा? बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं, अब अल्फ़ा नहीं होगा क्योंकि अब उसने कंडीशन ख़त्म कर दी है। अब आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, काइनेटिक एनर्जी और मास का हम डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, और इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जिस बॉडी की मास सबसे ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखना है कि अगर पी कांस्टेंट ना गिवन होता तो फिर इसी सेम एमसीक्यूज़ का ऑप्शन आपके पास चार्ली होता, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पी कांस्टेंट गिवन है इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन अब चार्ली नहीं है, अब इसका ऑप्शन क्या था, अल्फ़ा ऑप्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ फर्दर क्लियर हो जाए। देखिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू लिखा है, मैंने लिखा है कि 2 मूविंग बॉडीज़ हैं, 2 मूविंग बॉडीज़ हैं जिन बॉडीज़ की मास m1 और m2 गिवन है, बल्कि उनकी रेशो गिवन है m1 रेशो m2 2:1 गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन मूविंग बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो बताओ। किसकी रेशो बतानी है, काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो। देखो बच्चों अगर आप काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो बताते हो तो हमें तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट भी है और इन्वर्स भी है, तो आप इस तरह तो रेशो नहीं बता सकते जब तक आपको पता ना हो कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तब आपको याद है कि अगर यही सेम क्वेश्चन गिवन हो, कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करना है। और अगर बच्चों हम डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करेंगे तो फिर क्या आंसर बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो ऊपर मास क्या आ जाएगी m1, नीचे मास बच्चों m2 हो जाएगी, और इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे m1 कितनी है 2:1 आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास आसान बात है कि अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, जो मास की रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी की रेशियो होगी। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये कह देता कि आप लोगों ने रेशियो तब कैलकुलेट करनी है जब पी कांस्टेंट हो जाए, और जब पी कांस्टेंट होगा फिर आपको पता है कि अब आप लोगों ने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, बिल्कुल ठीक इन्वर्स रिलेशन यूज़ करेंगे। तो मुझे जल्दी से लिखवाएं ना ज़रा, जब इन्वर्स रिलेशन लिखेंगे तो ये आपका ऊपर मास किसकी आएगी, देखिए इन्वर्स रिलेशन है ना ये वाला, ऊपर मास नीचे 2 है तो ऊपर 2 आएगा, ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा। अब m2/m1 बनेगी ये, और अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो m2 किसकी इक्वल है 1/2 है। देखिए सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आंसर बदल जाते हैं। अगर ये पी कांस्टेंट ना लिखा होता तो रेशो 2:1 थी, और अगर पी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो रेशो 1:2 होगी। तो ये बस आप लोगों ने छोटी छोटी बातें इसकी माइंड में रखनी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लिखा हुआ है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों दोबारा वापस आएँ जल्दी से, देखिए इस फार्मूले को देखें, काइनेटिक एनर्जी का पी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है,
यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, और ये हमें पता है रिलेशन कब होल्ड करेगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी का पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, इसमें किसके साथ आ रहा है, पी के साथ है। मैंने दोनों लिखे हुए हैं। आप लोगों ने याद रखना है इन दोनों फार्मूला में ये वाला फार्मूला जो पहले वाला है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ये बच्चों जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले का मतलब ये है कि हम हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। तो दूसरा कब यूज़ होगा, वो कंडीशनल हुआ ना फिर, क्योंकि एक को मैं जनरल कहता हूँ तो दूसरे को मैं कंडीशनल कहता हूँ। ये कंडीशनल फार्मूला हम रेयर यूज़ करते हैं इसके वैसे, लेकिन इसकी अपनी कंडीशन ये होती है कि के ई और पी का डायरेक्ट रिलेशन तब होल्ड करेगा जब क्वेश्चन में ये मेंशन होगा बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कह दें कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी और पी का डायरेक्ट रिलेशन अब यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप लोगों ने डायरेक्ट यूज़ करना है, लेकिन स्केयर वाला यूज़ करेंगे। विदाउट स्केयर वाला जो लीनियर रिलेशन है, इसे लीनियर भी कहते हैं ना, लीनियर रिलेशन उस वक्त यूज़ होगा जब वी कांस्टेंट बोलेगा। और अगर क्वेश्चन में वी कांस्टेंट की बच्चों कंडीशन नहीं गिवन तो फिर हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर यूज़ होगा। वैसे ज़्यादातर एमसीक्यू जो भी आते हैं उनमें यही फार्मूला ही यूज़ होता है। एक नीचे एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने आपके लिए एमसीक्यू लिखे, व्हाट इज़ इफेक्ट पूछा हुआ है, किसके ऊपर इफेक्ट पूछा हुआ है बच्चों, मोमेंटम के ऊपर। और उसकी कब पूछा हुआ है, इफ़ वी डबल द काइनेटिक एनर्जी। अब पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। पहली बात अब ये सोचो फार्मूला यूज़ कौन सा करना है, क्या कंडीशन वी कांस्टेंट गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन। तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि अब इसमें फार्मूला हम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा अब जल्दी से बात आप लोगों ने समझी नहीं है कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बार बार अप्लाई होगा। अब आते हैं वापस, व्हाट इज इफेक्ट ऑन मोमेंटम। मोमेंटम पे इफेक्ट पूछा गया। देखिए पी का तो स्केयर लिया जा रहा है ना, तो बेहतर है कि आप पी को, आसानी हो जाएगी आपके लिए, स्केयर की फॉर्म में लिख लें। अब उसने किस चीज़ को डबल किया, इफ़ वी डबल द काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने देखे काइनेटिक साथ 2 लगा दिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो बताएं पी पे क्या इफेक्ट होगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ तो आसान मेथड ये है आसान इसका मेथड ये है कि आप यूँ याद रखें कि आप लोगों ने इसकी दोनों साइड पे इक्वलिटी मेंटेन करनी। इक्वलिटी में इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर इस साइड पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर p के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्केयर लेने से 2 ही बन जाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर इस साइड पे 2 क्यों लिखा है, पहली बात तो ये, वो तो क्वेश्चन में गिवन था, नहीं फिर डबल द काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोगों ने p के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्केयर लेने से क्या बने, 2 बने, ताकि दोनों साइड पे कांस्टेंट इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए, कांस्टेंट इक्वल हो जाए। अब कोई बच्चा सोचता है मैं इसके साथ इधर 2 लिख देता हूँ तो बराबर हो गया। देखिए इधर तो 2 क्वेश्चन की वजह से आ रहा है, अगर आप इस जगह पर 2 लिखते हैं तो 2 का तो क्या लिया जा रहा है, स्केयर लिया जा रहा है। 2 का क्यों स्केयर ले रहे हैं, देखिए आप लोगों ने 2 किसके साथ लगाना है, p के साथ लगाना है ना। तो इस फार्मूले में p का स्केयर लिया जा रहा है, तो जो p का स्केयर लेंगे तो उस नंबर का भी आपको स्केयर लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इधर 2 लगाते हैं और अभी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के डबल करने से मोमेंटम भी डबल हो गया है, तो इस बात का मतलब क्या है भला, इस बात का मतलब है कि अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर 2 लिखा हुआ है, उधर क्या लिखा हुआ है, 4। ये तो बात इनकरेक्ट है। आप लोगों ने दोनों साइड को क्या करना है, इक्वल करना है। तो अब आप ज़रा सोचें इक्वल कैसे होंगी। तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि इसमें हम ये करेंगे कि हम अगर 2 का क्या लगा दें, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लिख दूँ मैं। अगर मैं इस 2 के ऊपर अंडर रूट का साइन लिख दूँ तो अब ज़रा खुद सोचो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं तो p पे क्या इफेक्ट हो रहा है, p आपका अंडर रूट 2p बन रहा है। लेकिन इसका जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या बना, 2 ही बना, ताकि दोनों साइड क्या होगी, बैलेंस होगी। अब अगर आपके एमसीक्यू आता है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप 2 चूज़ करोगे या अंडर रूट 2। बिल्कुल ठीक, हम अंडर रूट 2 चूज़ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से मोमेंटम कितने टाइम, अंडर रूट 2 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोबारा देखें, देखिए काइनेटिक एनर्जी को सपोज करें बच्चों, मैं कहता हूँ 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम कितने टाइम, 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, बताएं मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने क्या बताया, हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, ये तो बहुत आसान है। अब हम मोमेंटम के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्केयर लेने से क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो
खुद सोचो P के साथ क्या लिखें जिसका स्केयर लेने से 4 बनेगा। बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो कि काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम बच्चों कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे आप ज़रा ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 2P ठीक होगा या 4P ठीक होगा। तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इसको ओपन करके यहाँ लिखना है। ओपन करके अगर लिखना होता सपोज करें तो फिर P का स्केयर होता ना, तो ओपन नहीं करना होता। आप लोगों ने उस जो भी आपको पावर गिवन है उसके इनसाइड वाला ऑप्शन ही लिखना होता है। तो इनसाइड वाला ऑप्शन इसका 2P बनेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो तो मोमेंटम कितने टाइम, 2P टाइम बनेगा। एक और इसका फॉर्मेट बहुत खूबसूरत फॉर्मेट, उस पर बात करते हैं। देखिए बच्चे इस फार्मूले को ज़रा गौर करो, बल्कि आप सबसे पहले फार्मूले पे आ जाओ। P इज़ इक्वल टू mv। अब बच्चों ज़रा देखिए इस फार्मूले में अगर v कांस्टेंट हो जाए, v को कांस्टेंट कर दें तो P का यानी मोमेंटम का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये मैंने बेसिक फार्मूला से लिखा है P इज़ इक्वल, चलिए मैं दोबारा लिख सकता हूँ, P इक्वल टू mv फार्मूला है ना। इस फार्मूले से लिखा है कि मोमेंटम का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप इस फार्मूले पे आ जाए ज़रा। ये फार्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m। अब बच्चों फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ये सोचते हैं कि इस बॉडी की मैं चलें अब काइनेटिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट कर दूं, अगर इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला है कांस्टेंट हो जाए तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। ये वाला कांस्टेंट इस कांस्टेंट से कैंसिल हो गया तो इधर P स्क्वायर बच गया, उधर जाकर m हो गया। तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी कि P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m। तो ये जो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m असल में लिखा हुआ है इस फार्मूले से है। और ये फार्मूला बच्चों कब वैलिड है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जिसकी ये कंडीशन बन गई ना फिर कि P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m हम तब लिखेंगे जब काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं गिवन तो जनरल फार्मूला आपका ये बनेगा P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m होगा। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखा है। एमसीक्यूज ये है, इफ़ m1 रेशो m2 आपको गिवन है 4:9, इन 2 मासेस के आपको रेशो गिवन है 4:9। और क्वेश्चन उसका ये है क्या मोमेंटम की रेशो बताओ, यानी मास की रेशो गिवन है और आपसे किसकी रेशो पूछ रहा है, मोमेंटम की रेशो। अगर जनरल क्वेश्चन है तो हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तक कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, जो मास की रेशो है वही मोमेंटम की रेशो होगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है, ये वाला जो डायरेक्ट लीनियर डायरेक्ट मुझे इससे कहना चाहिए। तो ये रेशो क्या बन जाएगी, 4:9 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चों अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे पूछे m1:m2 4:9 है और क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी क्वेश्चन सेम है, m1:m2 4:9 है और क्वेश्चन में ये बता रहा है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और दोबारा आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछे कि अब आप इनके मोमेंटम की रेशो बताओ, इन्हें अब मोमेंटम की रेशो बतानी है। तो अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने लीनियर वाला डायरेक्ट यूज़ करना है या स्केयर वाला। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, अब हम स्केयर वाला डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ना P स्केयर प्रोपोर्शनल टू m है ना, अगर मैं इसकी दोनों साइड पे एंड ले लूँ तो ये स्केयर एंड से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, P इज़ प्रोपोर्शनल टू √m हो जाएगा फिर, यानी फिर फार्मूला बनेगा P प्रोपोर्शनल टू √m। रहेगा डायरेक्ट रिलेशन लेकिन विद √ के साइन के साथ होगा। इसको जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो P1/P2 ये बच्चों क्या बनेगा, √। आप सेपरेट √ भी लिख सकते हैं डिवीजन में और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। m1/m2 होगा। अब इसमें अगर आप बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं तो m1:m2 आपको कितने की बना है, 4:9 है। यहाँ पर 4 और 9 तो आंसर कितना बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि P1/P2 जो बनेगा वो 2/3 हो जाएगा। आखिरी बात, ये जो मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन करवाया ना, जिसमें चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ था, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था, बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में आपका कभी क्वेश्चन आ जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो मुझे बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ mv²। यहाँ पर भी क्या होगी, ½ mv² होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस साइन तो नहीं आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, 0 होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करती है, यहाँ पर भी स्पीड v है, यहाँ पर भी स्पीड v है। तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक का आंसर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे तो वो 0 मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक पूछेगा तो वो 0 है। सेम इधर भी है, इधर भी चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था 0 नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेगा तो वो 0 होगी।